मैं यह सब आज इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। और शायद यह आखिरी बार है जब मेरे विचार इतने साफ हैं कि शब्दों में ढल सकें। उस दोपहर को याद करता हूं तो आज भी लगता है कि गलती उसी पल शुरू हो गई थी जब मैंने ज्यादा ध्यान से देखने का फैसला किया। हम गांव के बाहर खेतों के पास खड़े थे। धूप तेज थी लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। अजीब बात यह थी कि सब कुछ बहुत शांत था। इतनी शांति कि कानों में हल्की सी सनसनाहट महसूस हो रही थी। तभी मेरी नजर बहुत दूर एक सफेद सी चीज पर पड़ी। पहले लगा जैसे कोई कपड़ा होगा या प्लास्टिक की शीट, लेकिन वह हवा के बिना भी हिल रही थी, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे कोई चीज अपने आप को मरोड़ रही हो। मैंने पल भर के लिए नजर हटाई और फिर देखी। वह अब भी वहीं थी, उसी तरह। और न जाने क्यों उस पल मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। ऐसा लगा जैसे दिमाग चेतावनी दे रहा हो कि बस यहीं रुक जाओ। पर इंसान हूं और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसकी जिज्ञासा। मैंने और ध्यान से देखा। आकृति बहुत लंबी थी, अस्वाभाविक रूप से पतली। न हाथ साफ दिखते थे न पैर, बस एक इंसानी खाका जो सही तरीके से बना ही नहीं था। और वह लगातार कुने कुने की तरह हिल रही थी, जैसे किसी ने उसे एक ही हरकत में फंसा दिया हो। उस समय मुझे दादी की बात याद आई थी, जो कभी कहा करती थी कि कुछ चीजें जितनी दूर से दिखें उतना ही अच्छा है, पास जाओगे तो दिमाग साथ नहीं देगा। तब मैंने उस बात को बूढ़ों का डर समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब समझ आता है कि कुछ चेतावनियां अनुभव से आती हैं। मेरे दोस्त ने मजाक में फोन से झूम किया और जैसे ही स्क्रीन पर वह आकृति थोड़ी साफ हुई, उसने अचानक फोन गिरा दिया। उसकी हंसी एकदम रुक गई। चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने अंदर से कुछ खींच लिया हो। वह कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन शब्द निकल ही नहीं रहे थे, बस सांसें तेज, आंखें खाली। और उस पल मुझे पहली बार सच में डर लगा, क्योंकि वह डर किसी भूत का नहीं था। वह डर था किसी ऐसी चीज का जिसे हमारा दिमाग समझ ही नहीं सकता। उस रात वह दोस्त बिस्तर पर बैठकर दीवार घूरता रहा, बार बार बुदबुदाता रहा कि वह मुड़ रही थी, वह गलत थी। 2 दिन बाद उसने खुद को नुकसान पहुंचा लिया। कोई कारण नहीं, कोई नोट नहीं, बस एक टूटा हुआ इंसान। उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि उस तरफ दोबारा नहीं देखूंगा। लेकिन दिमाग धोखेबाज होता है, वह डर को भी सवाल बना देता है। रातों को वही सफेद आकृति सपनों में आने लगी, कभी खेतों में, कभी मेरे कमरे के कोने में, हमेशा दूर, हमेशा मरोड़ खाती हुई। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह कभी पास नहीं आती थी, जैसे जानती हो कि अगर मैं उसे साफ देख लूं तो काम पूरा हो जाएगा। एक दिन मैंने खुद को आईने में देखा और मुझे लगा कि मेरी आंखें भी उसी तरह देर तक टिकने लगी हैं, बिना पलक झपकाए, जैसे मेरा दिमाग अब वही हरकत सीख रहा हो। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मैंने दोबारा खेतों की ओर देखा, बस एक झलक के लिए, खुद को तसल्ली देने के लिए कि शायद अब वहां कुछ नहीं होगा। लेकिन वह थी, पहले से ज्यादा साफ, पहले से ज्यादा गलत। और जैसे ही मैंने उसे समझने की कोशिश की, मेरे सिर के अंदर कुछ टूट सा गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने दिमाग को अंदर से मोड़ दिया हो। विचार बिखर गए, समय रुक गया। और उसी पल मुझे समझ आया कि कुने कुने कोई प्राणी नहीं है, न आत्मा न राक्षस, वह एक सीमा है। उस जगह की सीमा जहां इंसानी समझ खत्म हो जाती है, और जो भी उस सीमा को पार करने की कोशिश करता है वह इंसान रह ही नहीं पाता। अब जब मैं ये लिख रहा हूं तो मुझे बार बार लगता है कि कमरे के किसी कोने में कुछ हल्का सा हिल रहा है। मैं देख नहीं रहा हूं, देखना नहीं चाहता, लेकिन डर इस बात का है कि शायद अब देर हो चुकी है। क्योंकि कुने कुने को देखने के बाद असली समस्या ये नहीं रहती कि वह तुम्हें देख रही है। असली समस्या ये होती है कि तुम्हारा दिमाग उसे भूल नहीं पाता। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता जब गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर में हम 4 दोस्त, मैं, रवि, सौरभ और निखिल, गांव के बाहर फैले अनंत धान के खेतों के किनारे खड़े थे। हवा स्थिर थी, आसमान बेरहमी से नीला, और चारों तरफ सन्नाटा ऐसा कि अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तभी सबसे पहले रवि ने उंगली उठाकर
दूर क्षितिज की ओर इशारा किया और कहा कि क्या तुम्हें वहां कुछ सफेद सा हिलता हुआ दिख रहा है? हमने आंखें मिचमिचाईं। शुरुआत में लगा जैसे कोई कपड़ा हवा में फड़फड़ा रहा हो या खेतों में लगा कोई डरावना पुतला हो, लेकिन वहां हवा तो थी ही नहीं। फिर भी वह सफेद आकृति लगातार टेढ़ी मेढ़ी अस्वाभाविक ढंग से मरोड़ खा रही थी, जैसे किसी ने इंसानी आकृति को कागज की तरह मोड़ दिया हो और वह लगातार खुद को तोड़ने मरोड़ने में लगी हो। गांव के बुजुर्गों की बातें मुझे याद आईं कि धूप में दिखने वाली कुछ चीजें रात से ज्यादा खतरनाक होती हैं। पर जिज्ञासा ने डर पर काबू पा लिया। सौरभ हंसते हुए बोला कि शायद कोई प्लास्टिक की शीट होगी। निखिल ने अपने फोन से झूम करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क की तरह ही कैमरा भी धुंधला पड़ गया। सफेद आकृति और भी पतली लगने लगी, जैसे उसकी कोई निश्चित चौड़ाई ही न हो, केवल एक लंबी हड्डियों सी रेखा जो इंसानी समझ से बाहर हरकतें कर रही हो। तभी मुझे अचानक दादी की फुसफुसाती आवाज याद आई, कुने कुने को दूर से देखो, पास मत जाना, साफ मत देखना। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। मैंने दोस्तों को रोका, लेकिन रवि ने बाइनाकुलर निकाल लिया जो वह पक्षी देखने के लिए साथ लाया करता था। जैसे ही उसने आंखों से लगाया, उसकी हंसी अचानक गले में अटक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, होंठ कांपने लगे और बाइनाकुलर उसके हाथ से गिर पड़ा। वह बस एक ही शब्द बुदबुदाने लगा, नहीं नहीं नहीं, मानो उसकी जबान किसी अदृश्य चीज से जकड़ ली गई हो। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं, जैसे भीतर से कोई स्विच ऑफ हो गया हो। उसी पल मुझे लगा कि खेतों के उस पार वह सफेद आकृति अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से मरोड़ खा रही है, जैसे हमारी तरफ देख रही हो। हालांकि उसका कोई चेहरा दिखाई नहीं देता था। उस दिन हम किसी तरह रवि को घर तक लाए, पर रात होते होते उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह दीवारों से सिर टकराने लगा, अजीब आवाजें निकालने लगा, कभी हंसता तो कभी रोता। डॉक्टर ने कहा मानसिक आघात है, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वह किसी साधारण सदमे का नहीं था। अगले दिन सौरभ ने जिद की कि हमें सच जानना चाहिए कि आखिर वह चीज है क्या। मैं मना करता रहा, पर भीतर कहीं वही निषिद्ध जिज्ञासा मुझे भी खींच रही थी। दोपहर फिर वहीं थी, वही खेत, वही सन्नाटा, लेकिन इस बार सफेद आकृति पहले से पास लग रही थी, या शायद हमारी नजरें अब उसके अभ्यस्त हो चुकी थीं। निखिल ने कहा कि वह अब इंसान जैसी लग रही है, बहुत लंबी, बेहद पतली, बिना किसी स्पष्ट अंगों के, बस एक लगातार हिलता डुलता आकार। तभी सौरभ ने कैमरा उठाया और झूम किया, और जैसे ही स्क्रीन पर वह आकृति थोड़ी साफ हुई, सौरभ चीख पड़ा, इतनी भयानक चीख कि मेरी आत्मा कांप उठी। कैमरा जमीन पर गिरा और उसकी स्क्रीन टूटते टूटते भी मुझे एक झलक दिखी। वहां कोई चेहरा नहीं था, कोई आंखें नहीं, फिर भी ऐसा लगा जैसे कुछ मुझे सीधे देख रहा हो, जैसे मेरी खोपड़ी के भीतर झांक रहा हो। उस रात सौरभ ने आत्महत्या कर ली। कोई सुसाइड नोट नहीं, केवल दीवार पर नाखूनों से खरोंचा गया एक ही शब्द, कूने। निखिल अगले कुछ दिनों तक चुप रहा, फिर अचानक गायब हो गया। बाद में उसकी लाश नदी के किनारे मिली, आंखें फटी हुई, मुंह अजीब सी मुस्कान में जकड़ा हुआ। गांव में डर फैल गया, लोग खेतों की ओर देखना भी छोड़ने लगे। पर मेरे लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। सपनों में वही सफेद आकृति आती, मेरे कमरे के कोनों में मरोड़ खाती, मेरी सोच को मोड़ती। मैं जागता तो भी उसे महसूस करता, जैसे वह अब दूर नहीं बल्कि मेरे भीतर हो। एक दिन मैं खुद को रोक नहीं पाया, अकेले खेतों की ओर चला गया। धूप तेज थी, सिर चकरा रहा था, और वह वहां थी, खुने खुने, अब इतनी पास कि मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। पर मन ने आदेश नहीं माना, और जैसे ही मैंने उसे समझने की कोशिश की, मेरे दिमाग में कुछ टूट गया, शब्द बिखर गए, तर्क मर गया। अब मैं यह कहानी लिख रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कब शुरू हुई और कब खत्म होगी, क्योंकि कोने कोने को पूरी तरह देख लेने के बाद समय, पहचान और इंसान होना सब एक ही मरोड़ में बदल जाते हैं। लैरा धीरे धीरे बिस्तर से उठी, बिना चप्पल पहने, बिना जैकेट पहने, और धीरे धीरे केबिन का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। बर्फ गिर रही थी, लेकिन वह आवाज उसे व्हाइट हॉलो की दिशा में ले जा रही थी।
उसी समय एमिली की नींद टूटी। माँ का दिल शायद कुछ भांप चुका था। उसने देखा कि लैरा बिस्तर पर नहीं है और दरवाजा खुला हुआ है। वह चीखती हुई माँ को जगाती है। दोनों घबराए हुए सिर्फ टॉर्च लेकर बाहर भागते हैं। बर्फ में छोटे छोटे कदमों के निशान दिखते हैं। आसमान काला, हवा बंद और सन्नाटा इतना गहरा कि खुद की धड़कनों की आवाज सुनाई दे। कुछ ही दूरी पर उनकी टॉर्च की रोशनी में दिखाई देती है लैरा। वह व्हाइट हॉलो के किनारे पर खड़ी थी और उसके सामने वही सफेद लंबा साया। इस बार वह साया स्थिर नहीं था। वह धीरे धीरे बर्फ के ऊपर सरक रहा था। उसके पैर जमीन से 4 से 5 इंच ऊपर तैर रहे थे। उसका पूरा शरीर बिना चेहरे वाला था, लेकिन जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सफेद धुंध की एक अजीब सी लहर थी जो हल्की हल्की हिल रही थी। एक पल के लिए ऐसा लगा कि उसकी नजर सीधे लैरा पर टिकी है। एमिली चीखती है, लैरा पीछे हटो! लेकिन लैरा उस आवाज में खो चुकी थी, जैसे सम्मोहित हो। मार्क पूरे जोर से दौड़ता है और लैरा को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। उसी क्षण वह साया बेहद तेजी से उनकी ओर मुड़ता है। पहली बार वह इतनी करीब दिखाई देता है। उसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट थी। उसकी लंबी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ती है। उसकी हथेलियां बहुत लंबी थीं, जैसे हड्डियों की शाखाएं, और उसकी मौजूदगी से हवा अचानक भारी हो गई। ठंड कम नहीं हुई, लेकिन खामोशी और गहरी हो गई। ऐसा लगा जैसे आसपास की हवा, आवाज, तापमान सब रुक गया हो। साया धीरे धीरे हवा में झूलता हुआ थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन उसके बढ़ते ही बर्फ के नीचे की जमीन कड़कड़ाहट के साथ हिलने लगी। अचानक एक तेज बर्फीली दरार उसके पैरों के नीचे से फैलती है और पूरा नजारा धुंध में बदल जाता है। साया टूटता है, फटता है और सफेद धुंध की लहर बनकर हवा में गायब हो जाता है। लेकिन जाते जाते खौफनाक लेकिन बहुत धीमी फुसफुसाहट छोड़ जाता है। नॉट डन, नॉट येट। तीनों किसी तरह दौड़कर वापस केबिन पहुंचते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अंदर आने के बाद ही उन्हें पता चलता है कि लैरा बेहोश हो चुकी है। एमिली रो रही थी। मार्क परेशान था, क्योंकि उसकी बेटी ने पहली बार अपने जीवन में किसी चीज से हार खाई थी। सुबह होते ही जब लैरा उठी, उसकी आंखों में हल्का सफेदपन था, जैसे पुतलियां थोड़ी धुंधली हो गई हों। उसकी आवाज भी बदल चुकी थी, धीमी, ठंडी। वह बोली, डैड, वो फिर आएगा। मार्क डर के मारे पूछता है, कौन? और लैरा बस खिड़की की ओर देखने लगती है। उसकी आंखें स्थिर हो जाती हैं और वह एक डरावनी मुस्कान देती है। जो कल आया था वो असली नहीं था। मार्क और एमिली दोनों का दिल रुक सा जाता है। मतलब? लैरा खिड़की की तरफ उंगली दिखाती है। असली वाला अभी बाहर खड़ा है। मार्क धीरे धीरे खिड़की का पर्दा हटाता है और जो वह देखता है उसे उसकी रूह तक जम जाती है। बर्फ के बीच खड़ा हुआ वही सफेद साया, लेकिन इस बार वह लैरा के चेहरे जैसा बन चुका था। उसी ऊंचाई का, उसी बालों का आकार, लेकिन सफेद धुंध से बना हुआ। और वह साया लैरा धीरे धीरे मुस्कुराता है, एक ठंडी मुस्कान जो इंसानी नहीं लगती। असली लैरा उसके पीछे खड़ी फुसफुसाती है, डैड, ये मुझे वापस लेने आई है। और बाहर वाला साया लैरा बर्फ में एक कदम आगे बढ़ता है, बिना आवाज, बिना पैरों के निशान, और स्क्रीन जैसे काली पड़ जाती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक ऐसे सस्पेंस पर रुकती है जो आगे और गहरा होगा, क्योंकि व्हाइट हॉलो का साया कभी किसी को बस एक बार नहीं बुलाता। वह तभी रुकता है जब वह जिसे बुला रहा है पूरी तरह उसका हो जाए।